हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विद्या मंथन में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है और इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। हम लोग क्लास 9th में पीछे पढ़े हैं तत्व के बारे में। तो तत्व जो होते हैं, तत्वों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन, इनको छोड़ के बाकी जितने भी तत्व हैं सभी अस्थायी होते हैं और अस्थायी होने के लिए वे एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में हम लोगों को निम्नलिखित चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उसका अवस्था बदल सकता है। जैसे ठोस से द्रव या द्रव से गैस या गैस से ठोस, ये इस तरह का कोई भी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। स्टेट चेंज हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैसों का उत्सर्जन हो सकता है, गैस निकल सकते हैं, या तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ को किसी भी परिस्थिति में हम भौतिक यांत्रिक विधि द्वारा पुनः पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो जल से पुनः हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी भी प्रकार से यांत्रिक विधि द्वारा पुनः पृथक नहीं कर सकते हैं। यांत्रिक विधि, भौतिक यांत्रिक विधि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, जैसे चुनना, गर्म करना, ऊर्ध्वपातन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी इत्यादि। ये सभी भौतिक रासायनिक विधि, भौतिक यांत्रिक विधि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। तो इन विधियों द्वारा हम पुनः जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण निम्नलिखित है। यहाँ मैंने कुछ का उल्लेख किया है। जैसे लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन और दही का जमना इत्यादि, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। अब हम लोग को जानना है अभिकारक या अभिकर्मक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक या अभिकर्मक, इसको रिएक्टेंट कहते हैं हम लोग। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या अभिकर्मक कहा जाता है। और उत्पाद क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, यह रिएक्टेंट है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक या अभिकर्मक हैं तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अभिक्रिया के बाद बना तो ये उत्पाद है। अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका भी समझना है। तो तत्वों के परमाणुओं की सांकेतिक रूप के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो हम लोग को मैग्नीशियम का संकेत Mg, उसके बाद प्लस का साइन देके हम लोग ऑक्सीजन को लिखेंगे। चूंकि ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है, अणु के रूप में पाया जाता है, इसलिए उसको O2 लिखते हैं। उसके बाद फिर तीर का निशान देके हम लोग MgO लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO होता है, इसलिए हम लोग MgO लिखते हैं। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण है। अगर अभिकारक, तो इस पे अभिकारक देखिए Mg और O2 जो है ये दोनों अभिकारक हैं।
अभिकारक अगर 2 या 2 से अधिक भी रहेगा तो हम लोग सभी को प्लस में लिखेंगे, और उत्पाद में भी इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक जो रहेगा उसको हम लोग प्लस का साइन देके लिखते हैं। इसमें हम लोग को एक चीज और समझना है कि अगर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये जो भी हैं, इनकी अवस्थाओं को भी हम ब्रैकेट में यहाँ बगल में लिखते हैं। जैसे Mg ठोस अवस्था में होगा तो हम लोग यहाँ पर S लिखेंगे उसके बगल में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है तो उसके बगल में ब्रैकेट में हम लोग G लिखते हैं, और अगर द्रव अवस्था में कुछ अगर पदार्थ रहेगा तो हम लोग वहां L लिखेंगे, और अगर जलीय विलयन में, जल में घुला हुआ अगर कोई पदार्थ है तो उसमें हम लोग बगल में ब्रैकेट में AQ लिख देते हैं। अब हम लोग को जानना है कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ही हम देख सकते हैं, उदाहरण दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो MgO बना है, Mg प्लस O2 MgO बना हुआ है। LHS में अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है, RHS में मैग्नीशियम 1 है, और LHS में ऑक्सीजन O2 2 ऑक्सीजन है, लेकिन RHS में उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो यहाँ बराबर नहीं है संख्या, द्रव्यमान इसका बराबर नहीं है। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तथा समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लास 9th में हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़े थे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, अर्थात अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा अचर होना चाहिए। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, यह प्रश्न है एनसीईआरटी बुक का। तो मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील तत्व है। वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसके संपर्क में आने पर वह उससे रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है और सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतला परत चढ़ा लेता है, जो मैग्नीशियम रिबन के दहन में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह आता है। अब हम लोग को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को भी समझना होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। इसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी होगा और साथ ही साथ इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया इत्यादि भी इसमें आते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोष्य रासायनिक अभिक्रिया इत्यादि और भी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।